वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? ईशा, क्या जानकारी है आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पर पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से 22 नवंबर 2021 में एक वादा किया गया था। महिलाओं को लेकर गारंटी दी गई थी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कि उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा। 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है। एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्रदर्शन होगा। पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयेंद्र कौर, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जयेंद्र कौर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रणनीति आज इन्होंने अपनाई है। मैम, जिस तरीके से महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगले साल जो बजट आएगा उसके तहत 1100 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। क्या विश्वास नहीं? देखो, 4 साल तो निकल गए हैं। अब पहले तो हमें बताएं, जो ये 4 साल का 45,000 जो है वो पहले दे हमें महिलाओं को पंजाब में, फिर बात करें 1100 की, जो 4 सालों का जो इकट्ठा हुआ है ब्याज। आज की रणनीति क्या है मैम? आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो समीप में ही रहते हैं, उनका घेराव किया जाएगा या मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा? क्या रणनीति महिला मोर्चा की? हम यहाँ से जाके केजरीवाल के घर के सामने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था पंजाब की औरतों के साथ, और उन्होंने बोला था लेडीज़ को फॉर्म्स भरवा के, झूठ बोल के कि हम आपको 1000 रुपये देंगे इलेक्शन के बाद। 4 साल हो गए हैं, तो जो ब्याज बना है उसके लिए हम उनके घर जाएंगे। क्या रणनीति है मैम? क्योंकि आप खुद भी देख रही हैं बहुत ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाई गए हैं। क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर आप लोगों को रोक दिया जाएगा तो क्या कुछ किया जाएगा? हम तो पूरी कोशिश करेंगे जी, जो करना होगा हम करेंगे उधर पहुंचने के लिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने कैप्टन अमरिंदर साहब पर भी एक आरोप लगाया। उनका कहना है कि जयेंद्र कौर जी पहले अपने पिता से बात करें कि उन्होंने जो वादा किया था पंजाब की जनता से जब वो मुख्यमंत्री थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। पहले उनसे बातचीत करें। इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, हम अपनी बात करेंगे, जो उन्होंने सवाल कैप्टन साहब से करने वो उनसे करें, वो उनका जवाब वो देंगे। हम अपनी लेडीज़ के लिए आज यहाँ लड़ने आए हैं। कहाँ कहाँ से महिलाएं आएगी मैम यहाँ इस प्रदर्शन में? सब कहीं से पंजाब से आ रही हैं। बहुत धन्यवाद। तो जयेंद्र कौर जी को आपने सुना, जो कि पंजाब महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और साफ तौर से इनका कहना है कि चाहे इन्हें रोका भी जाए लेकिन ये यहाँ से कूच करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के साथ ही बीजेपी का आरोप है कि वहाँ पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक कोठी दी गई है जिसका नाम जो बीजेपी है उसने शीश महल दिया है। और एक बार फिर से तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की बाहर की आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि सीधा यहाँ से सेक्टर 2 के लिए कूच किया जाएगा बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से। और सीधा सीधा आरोप है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ठीक उससे पहले 2021 में जो गारंटी दी गई थी एक एक करके अपनी मैनिफेस्टो के तहत आम आदमी पार्टी ने, तो 22 नवंबर 2021 में मोगा में रैली के तहत ये वादा किया गया था महिलाओं को लेकर कि 1000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। लेकिन 4 साल पूरे हो चुके हैं, वो दिया नहीं गया है। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2026 में जब बजट पेश होगा तो 1100 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, करीब करीब 1 साल ही रह गया है। अगला विधानसभा चुनाव 2027 में जो पंजाब में होना है, साल के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। और यही वजह है कि इस मुद्दे को अब जो पंजाब बीजेपी की महिला मोर्चा विंग है
वो भुनाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में जो बीजेपी है वहां पर उनकी तरफ से प्रति माह लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये दिया जा रहा है। यही वजह है कि जो पंजाब बीजेपी है उनकी तरफ से पूरी दबाव बनाने की यहाँ पर रणनीति की जा रही है। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आने वाले हैं 25 तारीख को, और इसको लेकर जो नायब सिंह सैनी हैं प्रदेश के मुखिया, उनकी तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में 2 जगह पर शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है 350वां, उसे भव्य तरीके से हरियाणा में भी मनाया जा रहा है और कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बिल्कुल का ईशा, आयोजन कुरुक्षेत्र में उस दिन किया जा रहा है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और ऐतिहासिक दिन उस दिन होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में भी उस दिन ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है अजहर ग्राउंड जीरो से आज की? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा के दौरा जो कल जो पुंछ और राजौरी के एलओसी सेक्टर के अलावा जो वहां पे बाकी क्षेत्रों का दौरा किया और जिसमें उन्होंने जो तकरीबन जो है 338 मकान है जो राजौरी में बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो पुंछ में 133 मकान जो है वो बनने जा रहे हैं। दरअसल ये मकान जो है, ये फैमिली जो है उस वक्त आसमान के नीचे आई थी जब पाकिस्तान की चैलेंज की गई थी और ये मकान जो है तबाह हो गए थे और उसके बाद में कुछ मौसमी वेदर क्लाइमेट की वजह से भी काफी सारे मकानों को पहुंचा था। और इसके बाद में गवर्नमेंट की जानिब से ये वादा किया गया था कि एलओसी सेक्टर में पर्टिकुलरली जो राजौरी इलाके हैं, यहाँ पे जिन फैमिली को हुआ है, पर्टिकुलरली जिनके आशियाने टूट गए हैं पाकिस्तान की सेलिंग की वजह से, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और इसी की एक कड़ी के तहत जो एलजी मनोज सिन्हा ने कल इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन रखी है और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन 521 जो मकान है वो बनने जा रहे हैं और जिसमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है 133 मकाने हैं और राजौरी में जो है 388 जो मकान है वो बनने जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के तौर पे जो सोसाइटी के तौर पे ये मकाने बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस संग बुनियाद को लेके, इस दौरे को लेके भी इन इलाकों काफी खुश आ रहे थे। और इनके हमरा जब एलजी मनोज सिन्हा वहां पहुंचे तो हमरा जो है पुलिस टॉप ऑफिसर्स भी रहे और देखिए फिर अवामी हलकों में काफी खुशी की लहर भी यहाँ पे दौड़ गई है। ठीक है अजय, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रशांत शुक्ला ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ भी, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है राघवेंद्र आज ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं प्रयागराज और प्रयागराज का उनका ये 3 घंटे का जो दौरा है, लगभग 3 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगे। एक निजी होटल में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, उनके आवास पे जाएंगे। इसके अलावा बड़े हनुमान जी और लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे। गंगा पूजन आरती में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही माघ मेला प्राधिकरण का जो दफ्तर है वहाँ पहुँचेंगे और माघ मेला के विकास कार्यों की क्या तैयारी हैं उसके लिए एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रयागराज वो शहर जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से किया गया, जिस तरह की स्वच्छता और सुरक्षा के साथ और एक धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रयागराज को जो एक नई पहचान मिली, वर्षों से जो उपेक्षित होता था पूर्ववर्ती सरकार में, प्रयागराज को आज भी कुछ महत्वपूर्ण सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल सकती हैं। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी और एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग पर हमलावर हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शादियों का हवाला दिया था कि तमाम मांगलिक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया का हम विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उसमें और समय दिया जाना चाहिए। आज भी दोपहर में वो पार्टी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखना होगा कि एसआईआर के मुद्दे पे निर्वाचन आयोग और सरकार को कितना कटघरे में वो खड़ा करते हैं। इसके अलावा हम दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लें तो लखनऊ में भी जिस तरह से एटीएस ने एनआईए को महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं उसको लेकर 2 गिरफ्तारियां और की गई हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हम कैसर बाग की बात कर लें, लाल बाग की बात कर लें या फिर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इन जगहों से लगातार तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं
जो उसमें सम्मिलित पाया के होने की जानकारी मिली है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनसे मिली जानकारी कहां तक ले जाती है कि सीरियल ब्लास्ट की क्या तैयारियां थीं। वहीं हम अयोध्या की बात कर लें तो चूंकि 25 को पीएम मोदी का कार्यक्रम है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की और पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों शोरों से है। लगभग सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि 6000 के आसपास में वीआईपी आने हैं, तो एक तरह से पूरे शहर को सील करने की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। सुरक्षा के मापदंड को लेकर ड्रोन से और पुलिस फोर्स उस कदर बैठाई जा रही है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना देखने को न मिले। वहीं हम बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर लें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस खास करके एसआईआर के मुद्दे पर वोट चोरी का आरोप लगा के निर्वाचन आयोग पे हमलावर है कि ये कौन सा निर्वाचन आयोग है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। जो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। चूंकि 2026 में यहाँ पे ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये लगातार निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर देख रही हैं। वहीं 2018 में एक वीडियो की जो परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी, उसमें 8 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था। उसी कड़ी में 2 सालवर गैंग के और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने की जो मुहिम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चलाया है, उसको लेकर जहां भी खामियां मिली हैं उस पर गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है राघवेंद्र। प्रशांत, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है प्रशांत आज अयोध्या से? खबरों की बात करेंगे सोनिया जी अयोध्या की, तो 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होना है ध्वजारोहण का, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें उसमें जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, चाहे 6000 से ज्यादा जो लोग आमंत्रित किए गए वीवीआईपी गेस्ट रहेंगे उनको लेकर आपको बता दें करीबन 60 से ज्यादा वीवीआईपी चार्टर्ड प्लेन अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में पहुंचेगी। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जो अधिकारी पीसीएस रैंक के उनको भी तैनात कर दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं आपको बता दें जो 6000 लोग आ रहे हैं इस बार राम मंदिर के परिसर के अंदर, तो उनके कार्ड में भी प्रॉपर बारकोड लगाया, उसके स्कैन के बिना अंदर अलाउड नहीं होगा। और आपको बता दें कुछ अनोखी और यूनिक चीज भी की जा रही है, अंदर प्रोग्राम भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिखर पर जब ध्वजारोहण होगा, रात्रि कार्यक्रम में उस पर लेजर शो भी चलेगा, जिस वजह से पूरी संजीवनी जो है रामायण की वो दिखाई जाएगी, जिस वजह से लोग अलौकिक नजारा अयोध्या का प्रभु श्री राम को उस समय हो। वहीं आपको बता दें करीबन 600 किलो से ज्यादा लड्डू बनाया जा रहा है, जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे उनको प्रसाद देने के लिए, जो वहां पे अपने घर ले जा सके, वहां पर अपने परिवार को ले जाके दे सके, क्योंकि एक पास के साथ एक ही लोग अलाउ करे जा रहे हैं। वही अगर बता दें अयोध्या में नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में जगह जगह पर, चाहे वो बच्चे हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, जो ठेला लगा रहे हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको वहां पे जागरूक कर रहे हैं। जो दुकान, जो रामपथ 14.5 किलोमीटर का रामपथ, उस पूरे रामपथ पे और साथ ही साथ पूरे अयोध्या को वो लोग आह्वान कर रहे हैं कि जो स्वच्छता का जरूर अवश्य ध्यान दे। वही अगर बता दें यहाँ पे डेली कोई ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर समीक्षा बैठक या मीटिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न। वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिले से भी यहाँ पे कई जिलों से यहाँ पे फोर्स और ड्यूटी लगाई जा रही है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गया या फिर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय जो राम मंदिर के जस्ट पास में, वहां हेलीकॉप्टर से उनके बाय रोड जाएंगे, उस पूरे रूट का डाइवर्जन कर दिया गया है। और वहीं बता दें 25 नवंबर को जो कार्यक्रम है, तो 23 तारीख के रात्रि 11 बजे से ही यहाँ डाइवर्जन कर दिया। भारी जो वाहन है वो कहते हैं गोरखपुर रास्ता हो गया, गोंडा रास्ता हो गया, कहते हैं लखनऊ से फैजाबाद वाले रास्ते हो गए, ये भारी वाहन को आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पूरी तैयारी कर ली गई है। 25 नवंबर को ऐतिहासिक दिन एक बार फिर अयोध्या में होने जा रहा है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं पवन आज प्रयागराज से? जी बिल्कुल, आज जो है सीएम योगी जी का आज यहाँ पर दौरा है और सीएम योगी के दौरे को लेकर के जो है तैयारियां यहाँ पर जोरों पर हैं। 10 बजे उनका यहाँ पर आगमन जो है परेड ग्राउंड में होना है। ऐसे में वो सबसे पहले पहुँच रहे हैं जो विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, उनके यहाँ जो हनुमान मंदिर जो अभी स्थापित हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे और 11 बजे का जो समय है वो गंगा पूजन होगा, आरती होगी। उसके बाद वो यहाँ पर मेले का निरीक्षण करेंगे, तैयारियां करेंगे, जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेंगे, क्योंकि पूरे देश से साधु संत यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में महाकुंभ 2025 में भी शानदार तरीके से आयोजन हुआ, जिसका पूरे वैश्विक स्तर पर लोगों ने जो है धन्यवाद और साधुवाद दिया है। और अभी भी जब लोग आते हैं यहाँ पर संगम में यहाँ स्नान करने,
तो जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख कर लोग गदगद होते हैं। और खास तौर से जितने भी जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको उन्होंने एकदम सख्त हिदायत दिया है कि समय रहते जो मेले का आयोजन है उसे उन्हें पूरा करना होगा। 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में 1 दिसंबर से जमीन का जो है आवंटन भी होगा। तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं, जो संस्थाएं हैं, उन लोगों को जमीन आवंटित की जाती है। और आवंटन का इस बार ये भी होगा कि जो संस्थाएं माघ मेले में या महाकुंभ में या अर्धकुंभ में काम नहीं करती हैं, उनको इस बार जमीन का आवंटन भी मेले में नहीं किया जाएगा। तो ये भी देखा जा रहा है कि भीड़ तंत्र से अलग होकर के वो संस्थाएं यहाँ पर मौका दिया जाएगा जो वाकई में साधु संतों और बाहर से आने वाले लोगों का यहाँ पे सेवा करती हैं। ठीक है अजहर, आपके पास आते हुए देखिए अजहर, जैसे जैसे दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, और अब जम्मू कश्मीर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि जो कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर ऑफिस में है वहां पर भी छापा पड़ा था। इस पूरे मामले में क्या अपडेट अभी है फिलहाल? देखिए, ये सारी अभी जो दिल्ली धमाके के बाद में ये सारी गुत्थी अब खुलने लगी है, क्योंकि कौन मुलविस है इसमें, क्योंकि एसआईए, सीआईए और तमाम तर एनआईए की जानिब से जितनी भी एजेंसियां हैं वो तमाम तर जो गुत्थियां हैं वो खुल जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तो जो क्ल्यू मिला था वो कश्मीर श्रीनगर से ही मिला था, नौगाम में जब पोस्टर चस्पान हुए, और उसके बाद में जब जीएमसी अनंतनाग के गवर्नमेंट कॉलेज से फिर AK-47 एक डॉक्टर के लॉकर से मिलता है, फिर उसमें भी जब इंट्रोगेशन किया जाता है, जब उसमें तफ्तीश की जाती है तो फिर उसके तार जो है फरीदाबाद से जुड़ जाते हैं, और फरीदाबाद के बाद फिर दिल्ली ब्लास्ट के बाद में फिर सारी ये गुत्थी जो है धीरे धीरे खुल जाती है। और लास्ट टाइम हमने देखा कि कश्मीर टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है जम्मू रेजिडेंसी रोड हेड ऑफिस है, तो वहां पे एसआई की जानिब से जब छापामार कार्रवाई की गई तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट साथ कुछ जो खाली पड़े जो राउंड्स थे वो बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है बड़े आसान तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो बाहर निकाली जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा कि जो भी इसमें मुलविस है उसको जो है वाकई तौर पे जिस तरीके से जो हमारे तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी इसमें मुलविस है उसको अताल में भी जगह ढूंढ के निकालेंगे, तो वही काम कर रही है सिक्योरिटी एजेंसियां। और जो भी इसमें मुलविस है वो तरीके से हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बाकी लोग यही डिमांड है जिन्होंने भी ये गलती की है, जिनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनको जो है जहन्नम में भी जगह नहीं मिली। तो ये बात थी कार ब्लास्ट के हवाले से जो दिल्ली बाद में। अभी आज की डेट में अगर हम कश्मीर की बात करें तो लगातार सर्दियां स्टार्ट हुई, और सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे जो है बिजली के हवाले से यहाँ पे काफी सियासत गरमाई हुई है। ऑलरेडी जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि मैनिफेस्टो में कि जो बिजली का फीस है उसमें कटौती की जाएगी, दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद में कल एक जो फैसला है KPDL की जानिब से जो सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि सुबह और शाम जो है बिजली का जो खपत है वो ज्यादा होती है, और लिहाजा इस हवाले से 20% जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में एक सियासत छिड़ गई है जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी के साथ साथ पीपल्स पार्टी और पार्टी जो है उन्होंने जो है तनकीद का निशाना करते हुए कहा था कि जो वादा किया था, और दूसरी जानिब से KPDL ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में तो उसमें 22, 23 और 25 के साथ साथ 26 और 29 नवंबर बिजली जो है वो बंद रहेगी, जिसमें सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक दिन में जो है वो बंद रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस हवाले से इनकी सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है, बल्कि आम लोग काफी परेशान है, नाराज है इस फैसले को लेके। दूसरी जानिब जो कश्मीर बिल्कुल अजहर, बिल्कुल देखिए जो नाराजगी है लोगों की वो साफ भी नजर आई बड़गाम चुनाव में, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की पार्टी को यहाँ पर मात खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, वो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक नाराजगी जरूर देखने को मिली है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र SIR वहां पर चल रहा है, लोग किस तरीके से सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं BLOs का, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने खुद के प्रहरी रखेंगे ताकि कोई भी चूक ना हो, क्योंकि उनको तो शक है पहले से, क्यों उनको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, हालांकि उनका बिहार में ये मुद्दा काम नहीं आया है। अगर SIR की प्रक्रिया की बात करें और जिस तरह से BLO गांव घरों में और शहर की कॉलोनियों में जा रहे हैं और SIR का फॉर्म भरा रहे हैं, आम मतदाता जो भी नागरिक है वो आसानी से BLO का फॉर्म भर रहा है। और ऐसा देखा भी गया कि जो भी BLO जा रहे हैं अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको फार्म भरने में खुद ही मदद कर रहे हैं और उनका फार्म कंप्लीट करा रहे हैं। और दूसरी तरफ स्पष्ट रूप से बिहार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कहीं पे भी
कोई मतदाता ऐसा सामने नहीं आ रहा है जो ये कहे कि हमारे पास BLO नहीं आ रहे हैं या हमसे फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं या हमारा वोट काट लिया गया। हालांकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें व समाजवादी पार्टी की बात कर लें, वो बार बार SIR मुद्दे पे अपना विरोध जताती रही हैं और उनका कहना है कि SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। और दोनों तरफ से ये मुद्दा बार बार देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो वो लगातार कह रही है कि तमाम ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं जो अपना मतदाता सूची में नाम डलाए हुए हैं और भारत की एक तरह से नागरिकता कही जाए कि मतदाता सूची में नाम जुड़ा कर लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इन दलों पे हमलावर है। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति और मंशा को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मकसद किसी का वोट काटना नहीं है, बल्कि जो बोगस वोट हैं या जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है उनका वोटर लिस्ट को सुधारना है। कई मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 जगह से नाम है, तो हम चाहते हैं कि BLO के माध्यम से आप SIR का फॉर्म एक जगह से भरें और मतदाता सूची में आपका नाम एक जगह ही हो। हालांकि बिहार में जैसा आपने कहा कि ये वोट चोरी और SIR मुद्दा बन नहीं पाया और आम नागरिक जो आम जनता है उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि देश ने नोटबंदी भी देखा, जिस तरह से लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन आम जो मतदाता थे, आम जो नागरिक थे, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। चंद कुछ लोग थे जिन्होंने नोटबंदी का भी विरोध किया था। उसी तरह SIR के मुद्दे पर भी कुछ राजनीतिक दल विरोध तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम मतदाताओं की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और आम मतदाता आराम से BLO के माध्यम से अपना SIR का फॉर्म भर रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव होता है तो SIR मुद्दा बन पाता है या नहीं बन पाता है, या ये मुख्य विपक्षी दल जो हैं वो इसका कितना विरोध कर पाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से PDF प्रहरी के रूप में एक संगठन बनाया गया है कि ये निर्वाचन आयोग पे निगरानी रखेगा, SIR की प्रक्रिया पे निगरानी रखेगा और वोट चोरी नहीं होने देगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने वो जो आम जनता के बीच बच जाए, क्योंकि SIR का मुद्दा तो बिहार में काम नहीं करा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 2027 में क्या SIR का मुद्दा यूपी में काम आता है। पवन, आपके पास आते हुए देखिए, CM योगी प्रयागराज पहुंच गए हैं, आज उनका माघ मेले का वो निरीक्षण करेंगे। क्या वो बड़ी सौगात भी आज दे सकते हैं प्रयागराज वासियों को? बिल्कुल सही बात है। अभी महाकुंभ का जो धनराशि महाकुंभ की है वो भी काफी बची हुई है। ऐसे में इस बार जो माघ मेला है, ये माघ मेला जो है महा माघ मेला इसको कहा जा रहा है और इसकी तैयारियां जोरों पर है। इसका भी क्षेत्रफल इस बार काफी बढ़ेगा, क्योंकि महाकुंभ में जो बाहर श्रद्धालु थे, मेला संपन्न होने के बाद भी लगातार लोगों का यहाँ पे आना जारी था। ऐसे में शहरवासी भी परेशान हो गए थे, कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए सरकार इस बार फिर से जो महामाघ मेला ये चलेगा, इसमें तैयारियां जोरों पर रहेंगी और जो व्यवस्थाएं हैं, जमीनों का जो आवंटन है, वो सभी को 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी और सभी को हिदायत दी गई है। खास तौर से जो बाहर से आने वाली संस्थाएं हैं, जो लोगों को यहाँ पर भंडारा कराती है, सेवा करती है, उन संस्थाओं को सबसे पहले जमीन का आवंटन होगा। किसको कितनी ज्यादा जमीन दी जाएगी ये प्रशासन के लोग तय करेंगे, क्योंकि सेवा भाव के लिए लोग आते तो हैं, जमीन का आवंटन तो होता है, लेकिन काम वहां पर नहीं करते हैं। ऐसे में भीड़ को भी रोकने की कोशिश होगी और इसके माध्यम से आज जब वो पहुंचे हैं, इसके पहले भी लोग आते जरूर थे, मुख्यमंत्री लोग थे, लेकिन पहली बार जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो अधिकारियों में एक डर सा लगता है। उन्हें लगता है कि मेले की तैयारी हमारी सही से चल रही है कि नहीं। तो इस बार जो है मेला समय से पहले ही उसको शुरुआत करने की कोशिश रहेगी और इस बार जो है ये भी देखने को मिलेगा कि जो लापरवाहियां होती थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी और जो पीपा के पुल हैं उनकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। ऐसे में समय रहते प्रयागराज में तो तैयारी चल ही रही है, अयोध्या में भी पूरी तैयारी चल रही है। प्रशांत, देखिए लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब 25 तारीख नजदीक है और ऐतिहासिक दिन एक बार फिर अयोध्या के लिए होने वाला है। जी बिल्कुल सोनिया जी, मैं बताना चाहूंगा 25 नवंबर के जो भव्य कार्यक्रम है, इसमें अगर खुशी और उत्साह और जोश देखने को, तैयारियों की बात करेंगे अयोध्या में, तो अयोध्या में इसमें पूरी अयोध्या को किस तरीके दुल्हन के तरीके सजा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके दीपावली भी देखने को मिली थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने अपना 34 बार रिकॉर्ड खुद
तोड़ते हुए दिखाई दिया था। वहीं पर अगर बात किया इस बार की जो 25 नवंबर का भव्य कार्यक्रम है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई सारे वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बता दें जो लोग आमंत्रित किए गए इस बार साफ तौर, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसमें राम मंदिर में वीवीआईपी लोग तो आए थे, पर कई स्थायी निवासी नहीं आए थे। इस बार महासचिव चंपत राय ट्रस्ट का यह साफ तौर पर कहना था कि इस बार जिस लोगों का अयोध्या के राम मंदिर में सहयोग रहा, बलिदान रहा हो, जो स्थायी निवासी नहीं आ पाए रहे हो, चाहे वो पत्रकार हो रहे हो, चाहे वो पार्षद रहे हो, प्रधान रहे हो, जिला पंचायत रहे हो, इस बार सभी आप बता दें अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर के ध्वज कार्यक्रम में हर समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीएसपी के हो। जो भी लोग पार्षद है, प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत लड़े हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, उन सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है। वहीं पे साफ तौर पर एक यहाँ बिल्कुल पे प्रशांत, स्थायी लेकिन ये निवासी को भी देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के नेता कोई यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि पिछले बार तो उन्होंने यहाँ पर आना बैन कर दिया था। कोई भी नेता इंडिया गठबंधन का अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।